नया लुक की सामूहिक चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नया लुक के प्लेटफॉर्म पर हम ज्वलंत मुद्दों पर अमूमन ये चर्चाएं आयोजित करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे कि इस पे क्या निष्कर्ष निकालना है, क्या निचोड़ निकालना है, ये आपका काम होगा। हमारा काम केवल इतना है कि तथ्यों से आपको परिचित करा दें, अवगत करा दें। और जहाँ तक बात है आज के ज्वलंत मुद्दे की, तो आज की भोर कुछ ऐसा नयापन लेकर के आई जो पत्रकारिता की दुनिया में शायद आज तक नहीं हुआ था। सुबह 6 बजे मुंबई पुलिस पत्रकार अर्णव गोस्वामी के घर पर पहुंचती है। 2016 का कोई मामला था, शायद किसी खुदकुशी से संबंधित। उस मामले के आधार पर अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है। आरोप तो तमाम तरीके के लगे कि उनके साथ बहुत अभद्रता की गई, उनके माता पिता के साथ अभद्रता की गई, उनके बेटे के साथ भी तमाम बातें ज्यादती की सुनाई पड़ रही हैं और भी तमाम बातें। सवाल ये उठता है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और अर्णव के साथ ही क्यों हो रही हैं। पत्रकार तो भाई बहुत से हैं, सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो ऐसा क्या है कि अर्णव गोस्वामी ही इस समय सीधे महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर दिखाई पड़ रहे हैं। जाहिर है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब काफ़ी तथ्यों से वाकिफ़ होंगे। इसकी शुरुआत अगर देखी जाए, यूँ तो रिपब्लिक भारत का गठन जब हुआ था तभी से ये स्पष्ट हो गया था कि अर्णव गोस्वामी का, कह लीजिए, पत्रकारिता का जो आगे का रास्ता होगा वो राष्ट्रवाद की तरफ इंगित कर रहे थे संकेत सारे। कब ये चीज़ सरकार बनाम अर्णव गोस्वामी की हो गई ये किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, धरातल पे वो चीज़ उभर के तब आई जब पालघर कांड हुआ। भूले नहीं होंगे आप लोग पालघर का साधु हत्या कांड। जिस तरीके से वो कांड हुआ था, देश दहल गया था। किंतु हमारी महाराष्ट्र की सरकार, अफवाहों के कारण उन बेचारे निरीह साधुओं की हत्या हुई और मामला वहीं का वहीं दबा या खत्म। अब अर्णव गोस्वामी ने उभार दिया इस चीज को। करेले को नीम चढ़ाने का काम किया सुशांत सिंह राजपूत कांड ने। अभी वो हत्या है या आत्महत्या, इस दिशा में कुछ भी कहना शायद मुफीद नहीं होगा। ये अभी भी जांच का विषय है। तमाम लोगों को शंका एक पक्ष की है, तमाम दूसरा कहता है कि नहीं, ये तो आत्महत्या ही थी। बहरहाल वो अलग इशू। करेले पे नीम चढ़ाने का काम इस घटना ने कर दिया। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती चली गई। कंगना रनौत की भी एंट्री हुई, उनके बंगले पे तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ, और साथ साथ बीच में एक जो हमारे सेवानिवृत्त वो सेना के अधिकारी थे या नहीं थे, इस पे विवाद रहा, लेकिन नौसैनिक थे ये तय था। उनको भी लपेटे में लिया गया। शायद कोई कार्टून उन्होंने शेयर कर दिया था उद्धव ठाकरे जी का। कार्टून की कहानी बड़ी अलग है, वो हम आपसे किसी अन्य अपने एपिसोड में इस बारे में ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा की हम शुरुआत करें। इस चर्चा में भाग लेने के लिए नया लुक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नया लुक के चीफ एडिटर भौमेंद्र शुक्ल जी। भौमेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पत्रकारिता से संबंधित ये मामला है जी। आपने भी पूरा जीवन अपना खपाया है पत्रकारिता के लिए जी। प्रिंट मीडिया से शुरुआत करके अब आप यहाँ तक पहुँचे, इस प्लेटफॉर्म पे आज हैं कि दर्शकों से हम रूबरू हो रहे हैं आपके ज़रिए। किस तरह देखते हैं आप अर्णव गोस्वामी के साथ इस ताज़ा प्रकरण को? त्रिपाठी जी, इसे पत्रकारिता का काला दिन कहा जा सकता है। 25 साल पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, कुछ उसी तरह का कार्रवाई आज उद्धव ठाकरे ने किया है। आपको बता दें, अर्णव गोस्वामी का जो बोलने का तरीका है, उनका प्रेजेंटेशन है, उनकी जो आदतें हैं, वो ओछी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दा हमेशा सटीक उठाया। ठीक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो हमेशा अडिग रहे। ठीक, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो अन्य मीडिया हाउस ने नहीं न दिखाया, न दिखाने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न किया। ठीक, अब भाई हम सहमत हैं आपसे यहाँ शुक्ला जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा कड़ा शब्द आपने इस्तेमाल किया ओछी शब्द के लिए, वो संतुलित नहीं है भाषा, इससे मैं भी सहमत हूँ। निश्चय ही उनका जो तौर तरीका है वो चिल्लपों मचा करके डिबेट शो वगैरह ऑर्गेनाइज करना, वो मुझे भी नहीं रास आता।
कोई बात नहीं, उससे हमारी असहमति हो सकता महाराष्ट्र सरकार की भी हो, अन्य पत्रकार संगठनों की भी हो, या मीडिया हाउसेस की हो। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही, दूसरा जो बिंदु आपने रखा कि इन सब चीज़ों के बावजूद वो एक पत्रकार हैं, और पत्रकारों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ बाकायदा संविधान ने दे रखा है। वो हमें अधिकार देता है इस बात का कि हम किसी भी मुद्दे पर ज्वलंत सवाल किसी भी ढंग से पूछ सकते हैं। आप हमारी भाषा से सहमत नहीं हैं, उस पर आपको आपत्ति है, तो उसके लिए हमारे यहाँ विधान दिए गए हैं। किस लिए हैं हमारे तमाम संगठन? उन संगठनों के पास जाइए, उनसे शिकायत कीजिए, उसके आधार पर कार्रवाई कीजिए। अगर आज अर्णव की गिरफ्तारी उनकी भाषा की, उनकी शैली के हिसाब से की गई होती तो शायद किसी को आपत्ति ना होती। आपत्ति इस बात पे है कि ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, एकदम निश्चित तौर पे आज जो गिरफ्तारी हुई है उसमें साल 2016 के मामले को दिखाया गया है। एक नायक नाम के युवक ने उनका स्टूडियो बनाया और स्टूडियो का पेमेंट नहीं दिया, इसलिए उनको कहा गया, उनके ऊपर आरोप लगे कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया। उसकी माँ का वीडियो भी दिखाया गया, उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ बताया गया। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार के बदले की भावना है। आज भी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि उद्धव सरकार का कांग्रेसीकरण हो गया है। बिल्कुल कांग्रेसीकरण हो गया है। वो शरद पवार और राहुल प्रियंका के कहने पे कार्रवाई की है। शिवसेना अब मूल शिवसेना नहीं रह गई है। देखिए, मूल शिवसेना तो शायद उसी दिन नहीं रह गई थी जिस दिन तिलांजलि दे करके उन्होंने ऐसे विरोधी विचारधारा के लोगों के साथ सरकार बनाई थी कह लीजिए जिनके विरोध के आधार पर खाली पूरी तरीके से पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा किया था बाला साहब ठाकरे ने। एक मौका इमरजेंसी के वक्त का छोड़ दें, जिसको बाद में बाला साहब ने कहा, उसके पीछे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त तो सारा जीवन उन्होंने खपाया। वो तो कहते ये थे कि उस दर पे चौखट पे जाने से पहले मैं 100 बार मरना पसंद करूंगा। वो तो खैर वो नहीं रही। आपने एक और बड़ा, देखिए यही पत्रकारिता की बात होती है और पत्रकार की निगाह होती है, इसमें बड़ी भूमिका शरद पवार जी की है। जी बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में पर्दे के पीछे से शरद पवार पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। उनका रिपब्लिक को लेके उन्होंने ही पहला विवाद खड़ा किया था जब रिपब्लिक भारत नाम अर्णव गोस्वामी ने लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा था। अच्छा, उन्होंने पहला विवाद खड़ा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अब भारत भी रिपब्लिक होगा। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को बाकायदा पत्र लिखा कि आप रिपब्लिक भारत नाम नहीं दे सकते। अब क्यों नाम मिला, कैसे नाम मिला, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी किसके कहने पे चुप हुए, ये अलग बात है। लेकिन पत्रकारिता पे आज महाराष्ट्र सरकार ने कुठाराघात किया है, इससे एकदम इनकार नहीं किया जा सकता। आज का दिन सारे पत्रकारों के लिए काला दिन है। अब एक सवाल उठता है शुक्ल जी, ऐसी स्थिति में राष्ट्रवाद के रथ पे सवार होके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिग्विजय के लिए निकले। जी बिल्कुल, और भारत माता की जय की दुहाई देते हुए मजबूत फसल उन्होंने काटी है वोटों की। कहां है वो? जब आप राष्ट्रवाद का बिगुल इस तरीके से फूंकने वाले एक पत्रकार की रक्षा नहीं कर सकते मोदी जी, तो आपको ये पाखंड करने का अधिकार नहीं है। सर, ये आज त्रिपाठी जी, ये आज के पाखंडी नहीं है। ये जरूर मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह बोलते रहे जी। जैसे ही बड़े मुद्दे आते हैं ये भी मौन हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। ये हमेशा चुप्पी साधने की, ये ट्वीट भी करना पसंद है। एक छोटे से मामले में ट्वीट करने वाला प्रधानमंत्री बड़े बड़े मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है। आपने पालघर कांड में भी देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट आया हो तो बता दीजिए, कभी नहीं आया। तो आज अर्णव के लिए ये अलग बात है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले 2-3 चैनल ही हैं जिनके ऊपर हिंदूवादी, जिनके ऊपर आरएसएस, जिनके ऊपर मोदी का ठप्पा लगा दिया गया। लोगों ने लगा दिया, सबने कहा ये मोदी का चैनल है, ये भाजपा का चैनल है, भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। लेकिन आज जब अर्णव के ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है, भाजपा के सिर्फ 2 लोग सामने आए। एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी है। दूसरे आए उत्तर प्रदेश से, योगी जी ने कोई कमेंट नहीं किया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने कहा है कि यह पत्रकारिता के लिए अच्छा नहीं हुआ। चौथे स्तंभ पे बड़ा खतरा है और अभिव्यक्ति की आजादी पे कुठाराघात हुआ है। सिर्फ 2 नेता के अलावा आप बता दीजिए भाजपा से कौन आया?
कोई नहीं है। भाजपा की पूरी टीम गायब है। अब अर्णब उनके लिए काम करते हैं या पूरी भाजपा उनके लिए काम करती है, शायद आप देख सकते हैं कौन किसके लिए काम। शुक्ल जी, ये बयान बहादुर बनने का समय नहीं है। जी बिल्कुल। जिस स्थिति में आज अर्णब गोस्वामी को उठा के सुबह 6 बजे उनके घर से ले जाया गया है, और कुछ भी हो, सच झूठ आगे फैसला होगा, देखा जाएगा, जांच होगी, लेकिन जिस तरह से वो फुटेज दिखाई जा रही है कि उसको बाकायदा थाने में मारा पीटा गया है, टॉर्चर किया गया है, एक पत्रकार के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और केंद्रीय नेतृत्व एकदम खामोश बैठा है। अरे बयान क्या देना, इसमें कार्रवाई कीजिए। आप क्या किया गया अभी तक? कहीं एक स्टेटमेंट का भी कोई इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, न देश के गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, किसी ने न कोई वक्तव्य दिया। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार से किसी ने कोई बात भी नहीं की है। यदि केंद्र का हस्तक्षेप होता तो अर्णब के साथ इस तरह की कार्रवाई करने में महाराष्ट्र सरकार को 10 बार सोचना पड़ता, और शरद पवार, राहुल, सोनिया, इनको मौका ना मिलता। लेकिन आज कांग्रेस शिवसेना पर हावी दिख रही है। शरद पवार महाराष्ट्र के असली मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। जो चाह रहे हैं शरद पवार महाराष्ट्र में, अब वही हो रहा है। आपने सुशांत राजपूत के मामले की चर्चा की। सुशांत राजपूत मामले में आदित्य ठाकरे का नाम आया। आदित्य ठाकरे का नाम आने से सरकार बैकफुट पे नहीं जाती। उनको शरद पवार ने कहा कि आपके बेटे का नाम आ रहा है, आप बदनाम हो जाओगे और आपका साथ हम छोड़ देंगे। उस डर के कारण उद्धव ठाकरे सामने गए। उनको ये डर नहीं था कि मेरे बेटे का नाम आ रहा है और जांच के बाद क्या होगा, हमारी पार्टी टूट जाएगी, हमारी सरकार हट जाएगी, ये डर था, और वो शाम के पीछे हो गए। एक और बात यहाँ आपके, जब आप चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि ये असली खेल तो शरद पवार जी का है जी, इसमें एक कारण और आता है। ये जो सुशांत सिंह राजपूत, शुरुआत तो इस कांड की हुई आत्महत्या की जांच से जी, लेकिन बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ देशव्यापी रूप से वो तब जब उसमें ड्रग एंगल भी शामिल हो गया। ड्रग एंगल के शामिल होने के बाद आप ध्यान दीजिए कि जो तमाम डेवलपमेंट होते चले गए, उसमें एक पॉइंट ऐसा भी आया जिस बिंदु पे आकर के दाऊद इब्राहिम की भी चर्चा होने लगी, और दाऊद इब्राहिम से शरद पवार जी के संबंधों के ऊपर भी अंदर खाने चर्चाएं होने लगीं। सोशल मीडिया पे तो यहाँ तक आया कि उद्धव जी ने क्या कुछ कैसे फ़ोन पे उनसे बातचीत की, ये सब भी बातें आई। तो क्या ये कहीं प्रकारांतर में कुछ अंडरवर्ल्ड का भी तो हाथ नहीं इसमें? जी त्रिपाठी जी, इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता। मुंबई में दाऊद का राज आज भी चलता है जी। हर तरह के जो गलत धंधे हों जी, इवन आप फिल्म सिटी की बात कर लीजिए, जो भी फिल्में रिलीज होती हैं उस पे दाऊद की पूरी पकड़ रहती है। आप कुछ विशेष बंधुओं की फिल्म देखिए, वो फिल्म में कहानी हो ना हो वो सुपर हिट हो जाती हैं, इसलिए कि दाऊद के लोग ये बता देते हैं कि आप इस फिल्म को हिट कराने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दीजिए। होता भी वही है, फिल्में हिट हो जाती हैं। अब आपने कहा शरद पवार के पहले, बहुत दिनों पहले शरद पवार को चुनाव लड़ाने के लिए, शरद पवार की पार्टी को फंड करने के लिए, और कांग्रेस में जब शरद पवार थे तो दाऊद के गुर्गे साथ चला करते थे। कई सोशल मीडिया पे कई ऐसे फोटो वायरल भी हुए जिसमें दाऊद के गुर्गे शरद पवार की पार्टी के लोगों के साथ शरद पवार की रैली में दिखाई दिए। तो आप इससे एकदम कतई इनकार नहीं कर सकते कि अंडरवर्ल्ड और शरद पवार और उद्धव ठाकरे का कनेक्शन नहीं होगा, पक्का हर हाल में कनेक्शन होगा। हाँ, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पे बहुत अडिग रहते थे, इसलिए दाऊद के जितने भी गुर्गे होंगे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि वो शिवसेना के किसी भी शख्स को टच कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक भाई बाला साहब की बात एकदम अलग थी जी, उनको यूं ही नहीं मुंबई का बादशाह कहा जाता था, और शेर थे वो जी, और वो शेर की तरह रहे। उनकी अंतिम यात्रा को आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वो गवाह है इस बात की कि क्या लोकप्रियता उनकी थी, और आज ये उद्धव जी कहाँ किस मोड़ पे ले आए, कहाँ खड़ा कर दिया शिवसेना को उन्होंने ला करके। अब अटपटा सा लगता है वो शब्द इस्तेमाल करना, लेकिन शिवसेना की उक्ति से नवाजा जाता है अब शिवसेना को। ये दिन देखना पड़ेगा शिवसेना को, क्या इसी दिन के लिए थे बाला साहब? खैर, ये सब बातें तो शुक्ल जी ऐसी हैं जिस पे घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन दुख का विषय ये है
कि एक पत्रकार के साथ और मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बड़े पत्रकार के साथ, हमने पहले भी कहा अपनी चर्चा की शुरुआत में कि हम हो सकता है हम में से तमाम हम दो यहाँ बैठे और दोनों ही अर्णव गोस्वामी की भाषा शैली से अपनी सहमति नहीं रखते, श्योर, लेकिन इसके बावजूद अर्णव गोस्वामी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहीं किसी को संदेह नहीं हो सकता। नहीं है। अब बड़ी बात यहाँ ये आती कि भाई देखिए, जहाँ तक पत्रकारिता का प्रश्न है तो हम कौन हम में से नहीं जानता है। नाम लेना अगर चाहे तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रोल किए जाने वाले पत्रकार अगर कोई रहे हैं तो रवीश जी रहे हैं जी। अगर दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है तो रवीश जी को किया। और रवीश जी ने भी उस ज़माने को आप याद कीजिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी जी, तब से मोदी जी की आलोचना करना उन्होंने शुरू किया और भीषण आलोचनाएं की हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, अच्छी बात है, आलोचना तो स्वस्थ लोकतंत्र में एक अच्छी परंपरा है जी, बिल्कुल विमर्श होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर तो कहीं कभी किसी तरीके का ऐसा कोई आक्षेप या कोई बदले की कार्रवाई दिखाई पड़ी हो या उनकी गिरफ्तारी की नौबत आ गई हो या चीज़ें हो गई हों। सोशल मीडिया पे ट्रोल करना और एक दूसरे को कहना सुनना ये एक अलग, शासन के स्तर पर ऐसी कोई कार्रवाई किसी पत्रकार के खिलाफ इमरजेंसी के अलावा कभी नहीं देखी गई। त्रिपाठी जी, अर्णव पे जो कार्रवाई हुई है जी, ये पत्रकार पे कार्रवाई नहीं है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे। जी जी जी। आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पीछे ढकेला गया। ये नहीं है कि आपने अर्णव एक नाम है, अर्णव एक नाम है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बदले की भावना से भाजपा ने काम नहीं किया, और आज जो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, उन्होंने पीछे बहुत सारे बदले की भावना से काम किया। इमरजेंसी भी कांग्रेस ने ही लगाई थी। आपको याद होगा 26 जून 1975 को जब इंडियन एक्सप्रेस का अखबार आया तो ब्लैक पट्टी पे सिर्फ लिखा था सेंसर्ड, पूरे 16 पन्ने खाली थे। उन्होंने सिर्फ ये इशारा किया कि अब हमारे पास लिखने के लिए कोई खबर नहीं है, देश में कुछ भी खबर नहीं बची है। अर्णव के चैनल रिपब्लिक भारत पे आज सिर्फ अर्णव की खबर चल रही है और पूरे देश की कोई खबर वो नहीं चला रहे हैं। आज उन्होंने सबकी खबर को बंद कर दिया है। आज वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बार त्रिपाठी जी मैं कहूँगा कि अर्णव पे ये हमला नहीं हुआ है, ये हमला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे हुआ है। आज पत्रकारों के लिए काला दिन है। इस तरह से पत्रकार पे यदि हमले हुए तो कोई भी अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी के साथ नहीं दे सकता। बिल्कुल आपने बहुत ही मूल्यवान बात अंतिम रखी कि अगर इस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमले हुए तो कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के साथ नहीं रख पाएगा। मोदी जी, राष्ट्रवाद का बिगुल फूंका था आपने, तमाम आपने अलोकप्रिय फैसले भी लिए। नोटबंदी से उसको गिनवाना शुरू किया जाए तो अभी तक उसकी लंबी श्रृंखला है। किसानों से संबंधित जो आप बिल लाए, इनमें तमाम विरोधाभास भी हैं, लेकिन इन अलोकप्रिय फैसलों के बावजूद जनता आपके साथ लामबंद खड़ी है। आप जानते हैं क्यों? केवल और केवल राष्ट्रवाद के कारण। बाकी अगर कानून अपना काम करेगा वाली शैली चलनी थी तो माफ़ कीजिएगा, आपकी सरकार और पहले की सरकारों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। पहले भी ऐसे ही कार्रवाइयाँ होती थी, वैसे ही आज भी चल रही हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आप अगर अलंबरदार वास्तव में हैं तो आपको ऐसे मौक़ों पर आगे आकर के उनको संरक्षण देना ही पड़ेगा, अन्यथा ये पाखंड बंद होना चाहिए। बहरहाल अपनी तरफ से जो स्थितियां थीं वो आपके सामने हमने रखी, और चलने से पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शुक्ल जी कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने हमारे दर्शकों को जो मूल मुद्दे की बातें थीं उन सभी से अवगत कराया। बहुत बहुत आभार आपका, और आप सब ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नया लुक।